बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान के बाद एक बड़ी पेशरफ्त, ईरान का अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, अमरीकी सदर ट्रंप ने का ईरान से इज़हार तशक्कुर, और ईरान अमरीका कशीदगी के अंदर हम देख रहे हैं कि बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। और ट्रंप भी जो हैं वो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सफारती कोशिशों के मौतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात की जाए तो लबनान जंगबंदी पर अमरीकी किरदार की उन्होंने तारीफ़ की है, तो मामला कुछ संभलते हुए महसूस हो रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का किरदार, और उसके साथ साथ जो मैशत के ऊपर इसका एक असर आया पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान पे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब दिफाई तजिया कर हमारा साथ दे रहे हैं। सर, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर नवीद इलाही साहब साबिक ज्वाइंट TGIB हमारे साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाल इफ्तिखार साहब माहिर हैं आलमी अमूर के। बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं साजिद हबीब साहब, सर, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि सारी सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान की सिफारतकारी, जो पाकिस्तान की कोशिशें, जो जिस तरीके से पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हुआ, इस पर मैं चाहता हूँ कि एक तजिया आपका मैं लूँ कि अब दुनिया पाकिस्तान को किस तरह से देख रही है। देखिए, एक बड़ा लफ्ज आजकल इस्तेमाल हो रहा है कुछ अरसे से आलमी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, उसको है कि राइज ऑफ द मिडल पावर्स। तो मैं हम बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया में अगर एक कोई मिडल पावर जो है वो इस वक्त लाइमलाइट में है, जो उभर कर सामने आई है, वो पाकिस्तान है। देखिए, हमने जिस तरह से इतने बड़े इशू को जिसको तीसरी आलमी जंग का पेशखेमा कह रहे थे, और इसमें एक मुल्क को सफाई हस्ती से मिटाने की बातें हो रही थी, दूसरे को दीवार के साथ लगाया हुआ था, इस सारे में हमने सिर्फ अपनी सफारतकारी से, ठीक है, इसमें अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि जो पिछले बेशक। साल जिस तरह हमें कामयाबी मार्का हक बुनियाद मरसूस पे मिली, उस वहां से ये हमारा जो उठान जिसको हम कहते हैं शुरू हुई। और उसके बाद आप देखिए कि किसी के पास मीडिएशन कराने के लिए दो वॉरिंग पार्टीज हों, खास तौर पे जब उसमें एक सुपर पावर हो और दूसरी एक ऐसी पावर हो जिसको दीवार के साथ लगा दिया गया है, या तो आपके पास उससे बड़ी पावर होनी चाहिए दोनों से कि आप उनको क्वर्श करके प्रेशराइज करके बिठा दें, या आपके पास कोई इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि आप किसी को धमकियां दें टैरिफ लगाने की, पाबंद करने की। लेकिन हम्म। आप देखिए कि हमने इन दोनों चीजों के उस तरह से ना होने के बावजूद, जो शायद चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, मे भी रशिया के पास है, उस कुछ हद तक हमने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है, आई थिंक हमारी जो टीम एक वक्त सफारतकारी में मुलव्वस है, फील्ड मार्शल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके साथ आई एम श्योर बहुत सारे फॉरेन ऑफिस के और दूसरे लोग शामिल हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज द मेन राइजिंग मिडिल पावर ऑन द ग्लोबल सर्फेस। बिल्कुल सही है। डॉक्टर नवीद साहब, ये बताइएगा कि ये जो कामयाबियों का तसलसल है, अल्हम्दुलिल्लाह जो किरदार हमारा है, इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ आने वाले दिनों में होंगी, वो जानना चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ी बात कीजिएगा। देखिए, अभी जैसे आपने देखा है, लास्ट जो स्ट्रीक चल रही है, जिसमें सही फरमाया कि साथ हमारा हार्डवर्क भी है, सिंसेरिटी भी है, और साथ डिवाइन हेल्प भी है। हम्म। और आप देखिए कि जहां जहां पे गए हैं, खुदा ताला ने कामयाबी से कामरान किया है। अभी जो मेन इरिटेंट थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट के ऊपर भी दोबारा रिफ्ट क्रिएट हो गई, वो रिजॉल्व हो गया। और एक और इंसिडेंट ये था, जो लेबनान पे बम्बार्डमेंट जारी थी, वहां पे ब्रुटैलिटी इसराइल की, वहां पे भी सीज फायर हो गया। तो इसका मतलब है कि तमाम रास्ता जो है वो पीस के लिए पेव हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया जो है ट्रूथ, उसके ऊपर कहा थैंक यू पाकिस्तान, एंड दोनों की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की, और उन्होंने कहा कि ये दोनों दे आर वंडरफुल पीपल। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक स्ट्रीक चल रही है, जिसमें कई एलिमेंट्स हैं, आपका हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, डिवाइन हेल्प, वो जब तक चलती रहेगी, पाकिस्तान ये सक्सेस की लेडर जो है वो तय करता रहेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ी मेच्योरिटी से इस चीज को हैंडल किया है, और अपने आप को एक दुनिया में अपना एक नाम मनवाया है, एज ए मीडिएटर या एज ए नेगोशिएटर समझ लें। और अब ये जरूरत ये है कि हमारे जो मसाइल हैं, जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, अब मैं देख रहा था कि कुछ जगह से आवाजें आनी शुरू हो गई वेस्ट की तरफ से भी, जी। कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं इकोनॉमिक और लोन वगैरह, उनको रिजॉल्व किया जाए। कि इतना पाकिस्तान ने एफर्ट की है, रिलेंटलेस फ्रेंटिक एफर्ट्स की हैं। अभी भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर
मुख्तलिफ जगह पे गए, ईरान में फील्ड मार्शल गए, तो वो आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, और हमने जो स्टेप उठाया है बड़ा, उस पर बड़ी अप्रीहेंशंस भी थी कि अगर ये कामयाब ना हुआ, वेयर डू वी स्टैंड, हमारे पे रिएक्शन आएगा, हमारा इमेज का क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी दिलेरी का मुजाहरा भी किया, तो उससे भी हमें आने वाले दिनों में हेल्प मिल जाएगी। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसको हम्म। अगर उसमें कन्वर्ट हो जाए तो हमारे लिए इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। बिलाल इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि ये जो ईरान की तरफ से अब नए हुर्मुज़ खोलने की बात की गई है, आप क्या समझते हैं कि ये कोई बड़ा आलमी मुआहिदा हो सकता है या एक खैर सुगाली के जज्बे के तहत ईरान ने यह ऐलान किया? देखें, ईरान ने साबित कर दिया कि उसके पास जो एटम बम से बड़ा हथियार इस वक्त मौजूद है वो आबनाए हुर्मुज़ है। 20% LNG और जो पेट्रोलियम है वो यहाँ से रोजाना गुजरती है, और उसने कुछ दिनों के लिए इस पे कंट्रोल किया तो आपके सामने $120 प्लस तक जो है कीमत पहुंच चुकी। और इसी तरीके से आप अगर अपने हमसाए में देखें तो LNG की कमी की वजह से जो सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और खुद हमारे खिते के अंदर पैदा हुई वो भी आपके सामने थी। अब मसला ये था कि एक जंग विदाउट एनी प्लानिंग अमेरिका की तरफ से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हम जो है खामनाई साहब को शहीद करेंगे, लीडरशिप को खत्म करेंगे, तो शायद ईरानियन जो रिजीम है वो क्लैप्स कर जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, उनकी असेसमेंट गलत थी, और वो जो चाहते थे कि जीरो सम गेम हो वो उस तरीके से नहीं हुआ। ईरान ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका की जो एक मिथ बनी हुई थी कि उसके पास जो फायर पावर है, जो उसकी ग्लोबल रीच है, वो अपनी चीज नहीं मनवा सकता, और मल्टीपोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो और वाजे होके सामने आया। अब अमेरिका उस बंद गली में पहुंच चुका था कि अभी आप ये देखिए कितना मजाइका खेज है कि एक ब्लॉकेड ईरान ने किया हुआ है और उससे बहुत दूर जो है एक ब्लॉकेड अमेरिकन ने किया हुआ है। हम्म। और जिस किस्म की बयानबाजी चल रही है, और फिर खुद अमेरिकन प्रेस बता रहा है कि ये किस किस्म का ब्लॉकेड है, तो अमेरिका को भी एक इज्जत का रास्ता चाहिए था। पाकिस्तान ने जो एक मेच्योरिटी का जो अभी बात कर रहे थे दोनों मेरे सीनियर, वो ये दिया है कि आप देखिए, इंडिया हमेशा कहता है कि हम विश्वा गुरु हैं, मोदी ने एक निकाली, लेकिन विश्वा गुरु क्या होता है? आज रूस आप पे एतबार कर रहा है, चीन आप पे एतबार कर रहा है, सऊदी अरब आप पे एतबार कर रहा है। जितनी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, जो डिफरेंट पोल्स हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के ऊपर जो है डिपेंड कर रहे हैं, एतबार कर रहे हैं। हमारा चीफ जाता है तो वहां पे जिस तरीके से उसको जो है रिसीव किया जाता है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, उसे जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर वो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के अंदर जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। रशियंस चाह रहे हैं कि आप उनके पास जाएं, वो आपको होस्ट करना चाह रहे हैं। चाइनीज जो हैं वो आपके साथ चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बार बार उसकी जबान नहीं रुक रही आपको। तो एक बहुत बड़ी फतह है जो कि एक हमारे बहुत जबरदस्त मुस्तकबिल की जहां तक बात कर रही है। दूसरी तरफ जो ईरान है, हमें ये मानना पड़ेगा कि ईरान जम के लड़ा, कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान का जो नुकसान हुआ है वो भी थोड़ा नहीं हुआ है। हम्म। ईरान जो आखिर में हमने ये देखा कि जहां पे पहले 400-400 मिसाइल जा रहे थे उनकी तादाद कम होनी शुरू हो गई। इसका मतलब है कि एक फटीक, एक प्रेशर उनके ऑर्डिनेंस और वो ड्रोन्स के ऊपर और उनके मिसाइलों के ऊपर भी आना शुरू हो गया। लेकिन इस पे तो तो बिलाल ईरान साहब को हमने सुना कि उनके एक, पास तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके तो घरों घरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। नहीं वो देखें ना, प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, आपने सिग्नल्स देने होते हैं। हमारे पास अभी भी 4,000 ड्रोन पड़े हुए हैं, ये इतने हजार, लेकिन आपको एक फटीक नजर आ रही थी। हम्म। और जैसे जैसे देखें महाज गर्म होता, अभी अमेरिका, आप माने ना माने, चाहे मल्टीपोलैरिटी आ गई है, लेकिन जहां तक मिलिट्री पावर के हिसाब से अभी भी यूनिपोलैरिटी है। अमेरिका की 900 से ज्यादा बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कुछ घंटों के नोटिस पे हमला कर सकता है। हम्म। तो हम ये सिर्फ एक चीज को देख के ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि शायद अमेरिका कमजोर पड़ गया था। अमेरिका का वो एक जो इंप्रेशन था वो जरूर खराब हुआ, लेकिन अभी भी अमेरिका के पास वो पावर थी जिसको वो इस्तेमाल करके खराब कर सकता था। लेकिन अमेरिकन की भी असेसमेंट थी कि हम और अपने आप को एक्सपोज ना करें, क्योंकि उस एक्सपोजर की वजह से रशिया और चाइना के सामने जो एक इमेज, एक डेटरेंस है, और फिर ब्रिक्स बिल्कुल आपको सही। पता है कि एक बहुत बड़ा अलायंस सामने आ रहा है, तो वो ब्रिक्स की तरफ लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। सो हम्म। अमेरिका भी एक वे आउट चाहता था। पाकिस्तान ने ईरान को तबाही से और अमेरिका की जो इज्जत की तबाही थी उससे बचाया, दोनों को वे आउट दिया।
और अब आपके सामने है कि देखें 82 के ऊपर आपका आज पेट्रोल का जो है, जैसे ये ऐलान हुआ है, उसकी पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो $82 के ऊपर आ गई है। तो आप ये अंदाजा करें ना कि कुछ लोग जो हैं वो तो नहीं पाकिस्तान का एहसान मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से कसम खाई हुई है। हम्म लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जितना बड़ा रिलीफ पाकिस्तानी लीडरशिप ने पूरी दुनिया को दी है, उसकी तो आपको मिसाल नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। कि पहली दफा हुआ है कि एक जो है मुल्क जो है वो पूरी दुनिया को तबाही से, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन से, और उसके बाद जो राइट अगर बिलाल ये साहब, मैं जंग वापस फैल। आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल ठीक है साजिद हबीब साहब। सर मैं भी आते हुए 2 रील्स देख रहा था, मैं मादत खाऊं कि मैं उनको वेरीफाई नहीं कर सका, लेकिन मैं हवाला ज़रूर देना चाहूँगा। हमारी जो फ़िज़ाइया है हम उसको बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं और पायलट्स हमें बहुत फैसिनेट करते हैं। मैं देख रहा था कि जी अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं से हम जा रहे हैं और फिर हम इंटरनेशनल फ़िज़ाओं में हैं, तो हम इसराइल को जो है वो कह रहे हैं कि अब जिससे आगे आपने नहीं बढ़ना। मैं इनको वो नहीं कर सका, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि सर इस सारे मामले में अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना, जहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात और यहाँ पे खौफ एक थोड़ा सा था कि अल्लाह खैर रखे, हमारी एजेंसीज ने बड़ा शानदार काम किया। फ़िज़ाइया को भी तो चैलेंजेस आए होंगे, उनके बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, फ़ज़ाइया की बात मैं इसलिए सिर्फ नहीं करूंगा कि मेरा खुद कोई 35 बरस फ़ज़ाइया से ताल्लुक़ रहा है। आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, आप पाक फ़ज़ाइया को अगर, मुझे तो एक पूरा सेशन चाहिए बात करने के लिए कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराने के लिए पाक फ़ज़ाइया का एक पायलट खैबर खान अगर एक मोटर गन ना लेके जाता, ऊपर पहुंचाता, बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी, 1948 में तो शायद वो भी आज़ादी ना मिलती। वहां से शुरू होके 59 में ईद वाले दिन जहाज़ गिराने से लेके सितंबर की वॉर से, उससे लेके अभिनंदन और यहाँ तक आते आते पीएफ की, और उसके बीच में दोनों जंगों में जो अरब इसराइल की वॉर हुई है 67 में और 73 74 में, एवरीबॉडी नोज के हमारे लोगों ने कम से कम 8 से 9 जहाज दोनों जंगों में गिराए विदाउट लूजिंग एनी पाकिस्तानी पायलट, ऑल्दो दे वर फ्लाइंग अरब एयरक्राफ्ट। वो अपनी जगह है। ये जो आपने अभी बात की, आई थिंक इसको पाकिस्तान ने ओवरऑल कमाल, जिसको कहता हूं कि एक ऐसे तरीके से इसको हैंडल किया कि इतने बड़े इसमें स्टेक्स थे इसमें। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया पे कोई अहमद कह रहा ओफ, था कि जेडी वेंस आएगा नहीं, वो वहीं से कहीं चला जाएगा, वो डाइवर्जन कर जाएगा। नहीं सर, लेकिन डाइवर्ट सर पाकिस्तान ने सर सर मैं खास, माजत खाऊं, आपकी बात काट रहा हूं सर, एक ने डाइवर्ट करवा भी दिया था। जी 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 जी, एक ने डाइवर्ट करवा भी जी दिया था। जी। तो आप देखिए कि खास तौर पे हमारे लिए ये बहुत अहम था कि देखिए, अमेरिकन आते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी हर चीज बड़ी सॉलिड होती है, लेकिन उनके लिए भी अगर कोई खुदा ना खास्ता रास्ते में गिरदो नवाह में, इवन उनके ग्राउंड ट्रेवल के ऊपर कुछ हो जाता, यहां से ईरान में जैसे खान साहब ने कहा बहुत ज्यादा तबाही हुई, उनके उनके अड्डे भी देवर इन अ बैड शेप। और वहां से जिस कैलेंडरस्टाइन तरीके से हम उनके जहाजों को लेके आए हैं, नोबडी न्यू के कौन से वाले जहाज में वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसमें बैठे हुए कि नहीं आ रहे, लेकिन एक पूरा मूविंग एक्सक्लूसिव जोन पाक फिजाइया ने क्रिएट करते हुए, उस मूविंग एक्सक्लूसिव जोन के साथ जिस तरह हमारे ईरानी मेहमानों को लेके आए और फिर उनको छोड़ा, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूं कि शायद यही भरोसा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैरियत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे कि आमीन। अब ट्रम्प को भी हौसला हुआ है कि मैं भी जा सकता हूं। यस। तो आई थिंक दैट वो जो हमने पहले किया जेडी वैंस और उनकी सारी टीमों के आने पर, ये एक प्रीकर्सर था। मेरे ख्याल में ट्रम्प was शायद उसने कहा ये जेडी वैंस को पहले जाने दो, अगर ये खैरियत से आ गया तो फिर मैं जाऊंगा। आई एम जस्ट ऑन द लाइटर साइड, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे पैटर्न में, और खास तौर पे देखिए मैं एक चीज मेंशन करूंगा कि जो हमें टीटीपी लाइक लोगों से खतरा हो सकता था, कोई अंदर आने का, इन्फिल्ट्रेशन का, खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद से 50 मील दूर भी कोई धमाका हो जाता उस वक्त, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होना था। यस। उस चीज को भी लेट मी अश्योर यू कि पीएफ ने और हमारे ड्रोन्स ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। तो बिल्कुल इंशाल्लाह सही, ताला बिल्कुल सही। मैं नेक्स्ट मैं मैं मूवमेंट होगी मैं उसमें भी एजेंसीज के फिजाइया किरदार ऐसे पे ही जो है करें। वो डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ज़ाहिर है कि हमारी फोर्सेज, हमारी एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जैसे अभी एयर वाइस मार्शल साहब फरमा रहे थे कि अगर इस्लामाबाद से थोड़ा सा फासले में भी कुछ हो जाता, तो हमने देखा कि बड़े अच्छे से जो है वो किया। और मैंने शायद हिस्ट्री में पहली दफ़ा देखा अपने होश में कि कराची की ट्रैफिक से लेके हमने इस्लामाबाद की ट्रैफिक में कभी ऐसे नहीं सुना कि लोगों ने कहा कि जी हम बिल्कुल राज़ी हैं यहाँ पे 2 घंटे और भी खड़ा रहना पड़े, जो हम किरदार प्ले कर रहे हैं। तो अवाम का भी बड़ा एक एतमाद और वो सारा कुछ था। लेकिन आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको बड़ी कामयाबी से हमने जो है वो निभाया। इसके चैलेंजेस पे थोड़ी बात कीजिएगा, और आने वाले वक्त में भी हम प्रिपेयर हैं इंशाल्लाह अगर ट्रंप आते हैं तो।
मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आप देखें कि जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान एक किस्म का बैटल हार्डेंड है। 25 साल से तो मिनिमम हम इन हालात को देख रहे हैं, जिसमें आप समझें कि ऑलमोस्ट टोस पे ही रही, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस है, आर्म फोर्सेस हैं, या बाकी हमारे इदारे हैं, उनको हर किस्म की सिचुएशन में को हैंडल करते रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं, आपके क्रिकेट मैचेस से लेके जो वीआईपीज आते रहे हैं, तमाम की हैंडलिंग का बहुत एक्सपीरियंस शायद किसी और मुल्क को इतना इन हालात, नामुसाद हालात में, इंटरनल हालात में प्रोटेक्शन देने का एक्सपीरियंस शायद कहीं और ना हो। तो मैं समझता हूँ उन तमाम एक्सपीरियंस को ब्रुए कार लाते हुए पाकिस्तान ने जो अपना प्लान मुरतब किया, दैट वाज फूल प्रूफ। बाकी तो जाहिर है कि बाकी फैक्टर्स जो हैं, जिसकी हम बात करते रहते हैं कि डिवाइन हेल्प, अपने आप ने तमाम फैक्टर्स को ब्रुए कर लाया। तमाम लोग जो हैं वो सीजन्ड हैं, ट्रेंड हैं, और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को पहले भी किया हुआ है। तो इसलिए हम एक बड़ा सेफ एनवायरनमेंट देने में कामयाब हुए हैं। और जो उसके बाद अब दोबारा हम ये सोच रहे हैं सेकंड राउंड के लिए, तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो हमें नजर भी आ रहा है इस्लामाबाद में कि उसकी तैयारी शुरू है, और आई एम श्योर कि उसी तरह की 100% फूल प्रूफ हम उनको सिक्योरिटी देने की पोजीशन में होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल सही है। अच्छा बिलाल साहब, ये बताइएगा कि जो सेकंड राउंड होने जा रहा है इस्लामाबाद में होता है, उसके अंदर क्या मखसूस एजेंडा हो सकता है दोनों तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से? किन पॉइंट्स पे आप समझते हैं कि अब मजीद जो है वो बात की जाएगी? मेरे ख्याल में बात की जाएगी, गारंटी मांगी जाएगी कि न्यूक्लियर के ऊपर जो है। अच्छा, न्यूक्लियर का भी बड़ा एक अजीब किस्म का इशू है। इमाम खमीनी ने अपनी जिंदगी में दे दिया था कि हम कभी ईरान जो है एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाएगा, क्योंकि शरीयत के हिसाब से उनकी इंटरप्रिटेशन जो थी, ये मना है इस तरह का एक वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन बनाना। और ओमान ने भी यही कहा। अभी जब ये जंग शुरू हुई, उन्होंने कहा डील पे पहुंच चुके थे, ईरान इज नॉट ईगर टू मेक एनी एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन क्योंकि वो इसराइल था, अभी भी हमारी जो नजर होनी चाहिए ना, वो बेसिकली अमेरिका चाहता है कि उसे एक जो है ना ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, लेकिन स्पॉइलर बैठा हुआ है इसराइल। और कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि यहाँ से अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ही वाज इन कांटेक्ट विद नेतन्याहू। अगर तो ये हकीकी खबरें हैं, तो ये बहुत एक हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए कि जिस तरीके से जायनिस्ट लॉबी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। दूसरी चीज ये नजर आ रही है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट की नेचर जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ये सुलह सफाई भी हो जाती है, किसी डील पे भी पहुंच जाते हैं, ट्रम्प साहब यहाँ पे आके चले जाते हैं, तो इसराइल जो है वो टारगेट अपने अचीव, उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर ये बताता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अब हमें जो एक नया मोड नजर आएगा, हाइब्रिड जो है, वो मोड ज्यादा होगा, जबकि काइनेटिक जो है वो अब सीज कर जाएगा। और उसके अंदर आप जानते हैं कि प्रॉक्सीज इसराइली बैठी हुई हैं, मसलन कुर्दिश जो हैं, जब इनका मुआहदा एडना हुआ है टर्की और शाम के दरमियान लेट 1990s के अंदर, तो उसके बाद इनको कुर्द जो थे उनका कंट्रोल जो है अडॉप्ट किया था इसराइल ने। और आपको याद होगा 2003 की इराक इन्वेजन के अंदर भी जो ग्राउंड के अंदर इंटेलिजेंस दे रहे थे वो कुर्द्स थे। सो मामलात को खराब करने की कोशिश की जाएगी। और मैं यानी कि आपके इस प्लेटफॉर्म से एक करूंगा, क्योंकि मीडिया का मेरा भी बैकग्राउंड रहा है, और अब मैं क्योंकि पीएचडी कर रहा हूँ आईआर के अंदर, जो मुझे नजर आ रहा है अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत सख्त हो जाएगी। और क्योंकि हमने ये सुलह करवाई है, बड़ी ताकतें कुछ ऐसी थी, जो पॉलिटिकल बड़ी ताकतें जो एक लेवरेज रखती है अमेरिका के ऊपर भी और यूरोप के अंदर भी, अब आप देखेंगे कि एक हाइब्रिड वॉर शुरू होगी, एक इंफॉर्मेशन वॉर शुरू होगी, जिसके अंदर लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर जो है फॉल्ट लाइंस जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाएगी। सो आप अभी एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका चाहेगा हुर्मस के ऊपर, वो आपको पता है कि ईरान ने खोल दिया है। सो एक लिहाज से अमेरिका क्लेम करेगा कि हमने जो है ना इसके ऊपर विक्ट्री ले ली। हम्म। न्यूक्लियर के ऊपर ईरान कहता है कि जो मेरा हक है वो तो मैं करूंगा, लेकिन वो जो एक हमारा भी जो एक नजरियाती तौर पे एक फैसला है, हम उस साइड पे नहीं जाएंगे। सो न्यूक्लियर के ऊपर भी शायद कुछ कुछ क्लेम करने की जो है ट्रम्प साहब जो है करेंगे, ताकि जब वापस जाए तो वो कह सकें जी एक और मैंने बड़ी जंग जो है वो कर दी। इसी तरीके से ईरान के ऊपर से पाबंदियां मेरे ख्याल में अब हटेंगी, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी होगी कि जो पाइपलाइन एक ईरान तक पहुंच चुकी है, अब मेरे ख्याल में हमें भी उस तरफ जाना चाहिए, गैस
ताकि अपनी ज़रूरियात जो हैं हम पूरी कर सकें। आप इंडिया को ना शामिल करें, और करना भी नहीं चाहिए। टैपी जो आपकी ये सॉरी ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन जो है इसको मुकम्मल हम करें, क्योंकि पाबंदियां नज़र आ रहा है कि एक ईरान को जो फ़ायदा होगा वो पाबंदियां ख़त्म होंगी। इसी तरह जो पेट्रोल के हवाले से भी मेरे ख्याल में हमारे लिए भी फ़ायदा मंद होगा, ईरान के लिए भी फ़ायदा मंद होगा, और एक ज़्यादा अच्छी गुडविल जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो नज़र आएगी। बिल्कुल सही है। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साजिद हबीब साहब ये बताइएगा कि आप इस जंग बंदी, इस मुआहदे, इस गारंटी के मामले को समझते हैं कि ये देर पा रहेगा, और ख़ासकर ट्रंप की मौजूदगी में जिनके बयानात की, जिनके मेंटल स्टेट की समझ ही नहीं आती, यानी अब वो ईरान का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपना हुर्मुज़ खुलने पे, उससे पहले मुकम्मल तबाह करने की बात भी कर रहे थे। इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। वे जो है शुगो को शुभात हमेशा रहेंगे। मेरा ख्याल है कि उसके अपने दाएं बाएं जो लोग हैं उनको भी रहेंगे, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट इतनी एरेटिक होती हैं कि एक ही जुमले में वो हॉर्मुज़ खोलने से लेके ईरान का बंद करने से लेके ईरान का शुक्रिया तक अदा करते हैं। अभी मैं इसकी बात करूंगा कि जो उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, हम सब इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जी तो कल उनके आपने देखा कि उनके जो चेयरमैन जॉइंट चीफ थे वो बता रहे थे कि एक डिस्ट्रॉयर 500 फीट लॉन्ग है, इसके ऊपर इतने टॉर्पीडोज हैं, मिसाइल हैं। आई थिंक ईरान ने, ऑफ कोर्स हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, हमारे लोग कर रहे हैं, फील्ड मार्शल गए हुए थे, इतना मेच्योर बिहेव किया है कि तो क्वेश्चन वाज कि अगर आप में इतनी ही ताकत थी तो जब जंग चल रही थी तो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ थे और कहाँ से कहाँ चले गए। अब चूंकि सीज फायर थी तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत मेच्योर बिहेव किया, होल्ड किया कि उन्होंने इनका जो शिप्स या डिस्ट्रॉयर तकरीबन नजदीक आ गए थे, वो स्ट्रेट के अंदर नहीं गए, उनको उसने नहीं किया जबकि वो अटैक कर सकता था। जिस तरह के ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला, पहले तो इनका ट्रिम का था कि बहुत शॉर्ट अरसे में वो 10 दिन में 12 दिन में वो कैपिचुलेट कर लेंगे सब कुछ, और रिजीम चेंज जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था, मैं समझता हूँ कि पिछले साल जून में भी रिजीम चेंज इनका ऑब्जेक्टिव था जो कि फ्लॉप हुआ, अभी भी था, वो नहीं हुआ। तो ये जो प्रोलॉन्ग हुआ है इसका फायदा ईरान को हुआ, जो यहाँ तक प्रोलॉन्ग हुआ। इसके आगे मैं अपना बिलाल साहब पे एग्री करूंगा कि इसके फर्दर अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो वो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि देखिए आपकी सप्लाई चेन क्या है। आपके स्टॉक्स तो पड़े हैं, लेकिन स्टॉक्स जब खत्म होना शुरू हो जाए और आपकी सप्लाई चेन ना हो, रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए होता, तो फिर मुश्किल होती है। तो ये बड़ा आइडियल टाइम था कि इसमें ईरान ने रेजिलियंस शो करके और अपनी एक सिंपल टेक्नोलॉजी से, जिसमें उनके ड्रोन्स थे, जिसमें उनके मिसाइल थे, जिसमें उनके बैलिस्टिक मिसाइल थे, इससे उन्होंने आयरन डोम की मिथ को इन्होंने डेफिनेटली शटर कर दिया। तो इसके मैं समझता हूँ कि अब चूंकि ट्रम्प, आप भी देखें ना, वो बयान दे रहा है कि मैंने इसके बाद चाइना जाना है, एंड ही सेज कि शीपिंग इज गोइंग टू हग मी। तो ही नाउ वांट्स टू मूव ऑन, वो अपना जो स्टेचर जो उसको हिट पड़ी है उसको वो बेहतर करना चाहता है। तो उम्मीद तो है कि कम से कम ये जो अभी जंग बंदी होगी, और मैं समझता हूँ कि शायद अभी जो बैठेंगे तो उससे पहले सारे मामला तय हो चुके होंगे। आज ट्रंप ने कहा है कि ईरान इज एग्रीड कि वो 5 साल नहीं, अगले 20 साल तक वो न्यूक्लियर अपने यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा। हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया। अब वो ईरान का शुक्रिया भी अदा कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये जंगबंदी अभी निस्बतन पायदार होगी। और बिकॉज अगर ट्रंप ने आगे जाना है, सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने शीपिंग से ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो उसको वो जो हमारे नॉर्थ कोरिया के बबलू बैठे हुए उनसे भी उनको मिलवा दे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू होल्ड ऑन, और इंशाल्लाह ताला उसके सम्राट न सिर्फ हम पे, सारी दुनिया पे आएंगे। मगर लेकिन मैं फिर एक दफा बिलाल साहब की बात का जिक्र करूंगा, जो पड़ोस में बैठा हुआ है उसको भी हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारी सफारतकारी से उसका जो माशी बहरान है, जहां पे 80% घरों में एलएनजी नहीं है, चूल्हे नहीं जल रहे भारत में, उनको भी फायदा होगा। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू होल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी, इसके असरात हमारे सब के ऊपर बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल सही है। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डॉक्टर नवीद साहब के इंडिया इजराइल हमारे दुश्मन, अजली दुश्मन, और उसमें इजराइल ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो जंग अभी भी नहीं चाहता कि वो रुक जाए। तो ईरान को क्या खतरात हो सकते हैं इजराइल से, और हमारा जो हमने जो किरदार अभी निभाया है उसके अंदर भारत किसी तौर पे जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं है। इंडियन मीडिया तो देखें तो उसको तो खैर क्या डिस्कस करना। तो क्या खतरात हो सकते हैं दोनों ममालिक की जानिब से? जी, मेरा ख्याल है ये तो एक
एटर्नल एनिमिटी है, ठीक है, जो उसमें एक लल पीरियड आ जाए अलग बात है। जहां तक ईरान इसराइल की बात है, देखिए ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की है, और इस दौरान जो जंग हुई है इसका भी आपको देखना चाहिए कि जंग भी बड़ी मैयर्ड और कैलकुलेटेड जंग हुई है। अगर ये जो एस्टिमेट है कि 13,000 मिसाइल्स मारे गए हैं ईरान पे, तो जो डेथ हुई है 2,000 डेथ हुई है, और जगह पे डिस्ट्रक्शन हुई होगी इसका मतलब। और कई ऐसे अटैक्स हैं जिसमें बच्चियों के स्कूल पे हुआ था, 150 से ज्यादा बच्चियां उसमें शहीद हो गई, या उनका जो हायरार्की के ऊपर 40 जो किया गया। इसका मतलब है कि बाकी मिसाइल कहाँ पे मारे गए, तो वो एक कैलकुलेशन। इसी तरह ईरान ने भी जो रिस्पांस दिया है इवन गल्फ कंट्रीज पे, दैट वाज अ मेजर्ड रिस्पांस। इस तरह नहीं कि बस गुस्से में आके उन्होंने मिसाइल चला दिए जो मर्जी उड़ जाए, इट वाज वेरी कैलकुलेटेड थिंग। तो इसलिए आप नेगोशिएशन टेबल पे भी आने की पोजीशन में हैं। दोनों ने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि थोड़ा सा पहले तो अमेरिका ने कोशिश की कि शॉक एंड ऑ क्रिएट करके रजीम चेंज करा लें, वो नहीं उनसे हुआ, तो जाहिर है कि उन्होंने पीछे हटना था, और ईरान ने अपनी रेजिलियंस शो की। जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल तो अपने ग्रेटर इसराइल के प्लान पे बैठा हुआ है, और उन्होंने अब नहीं या बाद में कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। उनको खतरा इसराइल से है, उनको ईरान से है, और उनको खतरा पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान की तरफ रुख इसलिए नहीं कर सकता कि खुदा के फजल से यहाँ की न्यूक्लियर पावर है, और स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, आर्म फोर्सेस मौजूद है। यही जो चीज अपने प्रूव की लास्ट मई में, ब्रीफ बट वेरी इंटेंस फाइट विद इंडिया, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनको प्रूव किया इंडिया को कि वो तो बहुत बौखला गया जिस तरह की उनको रिस्पांस मिला पाकिस्तान की तरफ से, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो दोनों के ऊपर आप समझे कि एक परमानेंट एनिमिटी है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्डनेस पे तो रहना पड़ेगा हमेशा, लेकिन वी विल ऑलवेज गिव अ चांस टू पीस। तो उसके लिए हम पाकिस्तान एफर्ट कर रहे हैं, उसमें दुनिया हमने हमें देख लिया है कि हम एक पीस निगोशिएटर के तौर पे उभर के सामने आए हैं, बट वी आर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर अ स्ट्रांग कंट्री आल्सो। तो हमारे लिए हम उनको तो हम ये नहीं कर सकते कि इसराइल इंडिया का नेक्सस, स्ट्रांग नेक्सस मौजूद है, और इसमें उन्होंने ईरान को भी इस दफा डिच किया है इंडिया ने। अगर इंडिया ईरान का झुकाव होता था उस तरफ, जी। इंडिया की तरफ, तो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने डिच किया, और पाकिस्तान वेंट ऑल आउट। बड़े स्मार्टली पाकिस्तान ने उनको, पिछले जो इनकाउंटर इनका हुआ उसमें भी ईरान को पाकिस्तान ने बड़े टेंजिबल तरीके से सपोर्ट किया, और अब भी किया, और उन्हें बेल आउट भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा है, और पाकिस्तान के साथ कौन लोग खड़े हैं। और पाकिस्तान को भी अपने अहदाफ का और अपने एनिमीज का मालूम है, उनके साथ हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल सही। बिलाल साहब ये बताइएगा, थोड़ा सा अब नए हुर्मुज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ईरान ने इसके ऊपर जो है वो फेयर लेने की, टैक्स लेने की बात की। अमेरिका जो है वो इसके ऊपर अब नए हुर्मुज़ ना खोली तो मैं तबाह कर दूंगा। आपने समझते कि ईरान दुनिया को ये मनवाने में कामयाब हो गया कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी, तो आप समझते हैं कि अब नए हुर्मुज़ खुल गई और अमेरिका ने शुक्रिया अदा कर दिया, तो इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं होगी? और क्या आने वाले वक्त में दोबारा से ईरान जो है वो पूरी दुनिया को मफलूज करने की जो सलाहियत रखता है, इसको बिल्कुल इस सारे मामले को ठप करके आगे आगे बढ़ जाया जाएगा? देखें जी, जब आप नेशनल पावर की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। अच्छा, जो इंटरनेशनल लॉज है ना, उसके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो गुजरगाह के ऊपर ओमान का भी क्लेम है और ईरान का भी क्लेम है। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, 39 किलोमीटर वाइड है, जो एक मकाम के ऊपर आके 21 किलोमीटर रह जाती है, और उसके अंदर भी 3 किलोमीटर का वो एरिया जहां से इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स गुजरती हैं। ईरान को इस चीज का एहसास था 9/11 के बाद कि वो टारगेट बनेगा। उसने पिछले 24-25 साल अपने आप को तैयार किया। अब सुनने में आ रहा है कि अंडर वाटर उनके बंकर्स हैं, जहाँ पे उनके अंडर वाटर ड्रोन्स भी मौजूद हैं, मिसाइल्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। यानी कि अमेरिका इतनी ताकत के बावजूद, इतनी
पावर के साथ, इतने दौलत के बावजूद वो उसकी जरूरत नहीं हुई, 3 उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं वो भाग जाते हैं। वजह उसकी क्या है? या परसों का जो वाकया है, वो जो डिस्ट्रॉयर भेजता है माइन स्वीपिंग के लिए ईरान, सिर्फ उनको लास्ट वार्निंग देता है और वो वापस मुड़ के चले जाते हैं। तो ये शो कर रहा है कि अमेरिका भी जानता है कि कितना वेल डग इन, वेल एंट्रेंच जो है वहां पे ईरान बैठा हुआ है। और मेरे ख्याल में ये ईरान कभी भी लॉजिकली देखें इस स्ट्रेंथ को अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि यही वो बार्गेनिंग चिप है जो ईरान के हाथ में है, और ईरान इसको हर हालत के अंदर यूज करेगा। जहां तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, फिर मैं आपको कह लूं कि जो परवीन सानी ने कल ये पॉइंट उठाया था अपनी वीडियो के अंदर, कि ये ईरान ने आज की बात नहीं कर रहा है, ईरान ये बहुत पहले से 20-25 साल पहले से बात कर रहा है कि ईरान के इस राइट को माना जाए। और इसी तरीके से वो ओमान के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि एक निज़ाम जो है वहां पे वज़ा किया जा सके। तो हमने ये देख लिया कि अमेरिका की एक जो पीछे हटने की और उसकी ख्वाहिश की एक वजह ये आपने हुर्मस भी थी। और इसी वजह से, क्योंकि जब पूरी दुनिया से लानत मलामत शुरू हुई कि आपकी वजह से जो है आपने हुर्मस बंद हो गई है, और लोगों ने कहा ठीक है हम ईरान को टैक्स देने के लिए तैयार हैं, तो ये एक और सुबकी थी जिसको कवर करने के लिए फिर इन्होंने जो है खुद एक नेवल ब्लॉकेड की जो है वो किया, कि एक तरफ सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ आपको पता है नेवल ब्लॉकेड जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है, इन्होंने हम्म। वो की। लेकिन जिनको रोकना चाह रहे थे, या आपको पता है कि लैटिन अमेरिकन मुल्क के ऊपर कब्जा किया ताकि चाइना का ऑयल ना पहुंच सके, लेकिन इस ब्लॉकेड के अंदर हमने देखा चाइनीज जाते थे, अपना मटेरियल लेते थे, बाहर चले जाते थे। सो ये भी एक ऑप्टिक था अपनी आवाम को बताने के लिए कि नहीं जी हम भी बहुत पावरफुल हैं। ये बिलाल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बस जी मैं इस जी जी। बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि ईरान जो है वो, जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? आ रही है। जी, ईरान जो है वो हर हालत में इस पे अपना कंट्रोल जो है वो रखेगा, बल्कि इसे और मजबूत करेगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्योंकि फिर मैंने आपको कहा कि ना अमेरिका कंट्रोल में है, ना ईरान उस तरीके से कंट्रोल में है। असल कंट्रोल जो ऑप्टिक्स का है वो इसराइल कंट्रोल कर रहा है। अब इसराइल एक ऐसा बच्चा है कि जिसको अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और हिस्टोरिकली भी नहीं कर पाया। हम्म। उन्होंने यूएसएस लिबर्टी को तबाह किया 67 के अंदर। अमेरिकन को पता था कि इसराइलियों ने किया है, लेकिन वो खामोश रहे, अपने जो है 20 से ज्यादा सेलर्स मरवा के भी। इसी तरीके से मुख्तलिफ मौके के अंदर इसराइल ने चालें चली, पकड़ा गया, लेकिन अमेरिकन ने कभी भी उनका नाम नहीं लिया। और आगे भी आपको यही नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ खराबी पैदा होती है तो वो इसराइली होगा जो इस खराबी को पैदा करेगा। बिल्कुल ठीक है। साजिद हबीब साहब, सर ये फरमाइएगा कि हम ये बात, एक बहस शुरू हुई जब पाकिस्तान के साजिशी किरदार पे बात शुरू हुई, तो कहना शुरू हुए तजियाकार कि हम साजिश नहीं फैसिलिटेटर हैं। सर खुदा न खास्ता ये मुआहिदा को तोड़ देता है, कोई इसकी इसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसका क्या बार पाकिस्तान पे आ सकता है, या क्या नुकसान, क्या खतरा इस हवाले से पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का जो रोल था, सालिस का भी था, इधर के पैगाम इधर ले जाने का था, और था कि फाइनली ला के दोनों को आमने सामने बिठा देना। ये बात हम्म। वही है कि घोड़े को पानी तक लाना, बाकी घोड़े की मर्जी है पानी पिए कि ना पिए। तो हमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। देखिए, हमारे पास कोई वो कोercive पावर नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करनी, वो तो यूएनओ के पास भी नहीं है। बिल्कुल सही। वो तो ये ना, वो तो जैसे बिलाल साहब ने कहा, वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है कि वो इसराइल को रोक दे कि वो अपनी जो जंग सीज फायर की खिलाफ वर्जियां ना करे। तो हम्म। हमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं ये समझता हूँ कि इसमें स्पॉइलर, जैसे दोनों दोस्तों ने कहा कि उसमें सबसे बड़ा स्पॉइलर जो इसराइल है। हम्म। लेकिन आप देखिए कि ये जो पूरा एपिसोड हुआ है ईरान और उसके ऊपर इसराइल और अमेरिका के हमले का, फिर पाकिस्तान की मीडिएशन का, आई विल टेक इट बैक टू पिछले साल मई और उससे पहले जो गजा में पिछले 3 साल से हुआ है। इसका एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आप देखें उसामा, वो ये है कि इस वक्त 2022 से 2026 आज जो अमेरिकन पब्लिक की सपोर्ट है वो 55% से 37% पे आ गई है। अब मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन, जो अमेरिकन पब्लिक है, वो उसके अगेंस्ट है। फिर आप देखिए कि कल फ्रांस ने आइंदा के लिए बार कर दिया है कि वो अपने, उनके बहुत बड़े डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं, इसराइल को उन्होंने कहा है कि आइंदा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
यूरोप में इतने बड़े बड़े मुजाहिरे हुए हैं, इसराइल के खिलाफ हुए हैं। और इटली ने आप देख लीजिए क्या किया, उसमें स्पेन ने क्या किया कि स्पेन ने जो है इसराइल के साथ उसने अपने जो कोई डिफेंस पैक्ट थे उसके सबसे बढ़ के यूरोपियन यूनियन का जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है इसराइल के साथ, उसके खिलाफ जो मुहिम चली है, कल शाम तक उसके ऊपर 1 मिलियन सिग्नेचर्स हो चुके थे कि इसको रिवाइव ना किया जाए। तो आई थिंक कि ये दो बड़े क्रैक्स आए हैं, एक अमेरिका की हेजेमनी में जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की बात हो रही है, जहां पे चाइना है, ब्रिक्स है, इंशाल्लाह हम एज अ मिडिल पावर हैं जिसका एक ऊपर की तरफ आने का एक रुझान है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि इसराइल की हेजेमनी में बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़े हैं। आप आई एम श्योर हम डेली सब लोग देखते हैं, इतना ज्यादा इसराइल के अगेंस्ट अमेरिकी सोशल मीडिया पे मैंने कभी नहीं देखा था जिस तरह अब हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड, और इट मे टेक टाइम, इसमें टाइम लग सकता है, और इसमें 5 साल 10 साल, लेकिन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एक वो बाइपोलर वर्ल्ड। वैसे विक्टर गांव तो कहता है कि मिलिटरीली भी हम एक्सीड कर चुके हैं अमेरिका को। बिल्कुल सही ही है। इज नॉट सेइंग बाय हिमसेल्फ, वो अमेरिका चाइनीज गवर्नमेंट को बात करता है कि इकोनॉमिकली और मिलिटरीली ही सेज कि हम दोनों में अमेरिका को क्रॉस कर चुके हैं। ओके फाइन ना सही, लेकिन एक बैलेंस आ रहा है, और आई थिंक दैट्स बिग चेंज जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल सही है डॉक्टर नवीद साहब, इस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ पे ये खुशखबरियाँ, यहाँ जहाँ पे ये अच्छी खबरें, जहाँ पे ये खुशी, ये सारा कुछ, ये एक वकार बुलंद होना, ये सारी चीज़ें हैं, वहीं पे इकॉनमी को लेके पाकिस्तान इस सब को प्रैक्टिकलिटी में कैसे नरेट कर पाएगा, कर सकता है और करेगा? जी बिल्कुल, आप देखें कि ये हमारा जो इशू है वो तो इकोनॉमी है जी और ठीक है, बाकी चीजें अपनी और मैं समझता हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट होगा। आप सही। सिर्फ आप ईरान को देखिए कि अगर ईरान से सैंक्शंस उठती हैं तो हमारे लिए गैस और जो बाकी एनर्जी का इशू है वो ईरान से ही हल हो जाएगा, और ईरान के साथ आपकी पाइपलाइन का जो मुआहदा है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो बड़ी देर से आप इसकी वजह से कि सैंक्शंस हैं तो वो पूरा नहीं हो रही। और ईरान ने बार बार कहा है कि हमारा जो पाइपलाइन है आपके बॉर्डर तक पहुंच गई है, आप उसको ले आएं, और हमारे से एक्सेस एनर्जी है और वहां से वो इंडिया के साथ भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है जब ये इतनी आपको अबंडेंट और जो है चीप अगर एनर्जी मिल जाए, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी तो इंडस्ट्री की रिवाइवल हो जाएगी। आपकी इंडस्ट्री के बैठने की बड़ी वजह ही ये है कि वो कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है कि यहाँ पे उसको करना मुश्किल हो गया है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला तो ये है। दूसरा, मैंने अर्ज किया कि मैंने देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे ये आवाजें भी बुलंद होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान ने इतनी एफर्ट की है तो इनके जो लोन है ये वो उनको रिजॉल्व कराया जाए। और आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी जो 5 बिलियन का प्लेज कर लिया है और देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 जो कॉर्नर से हमें जो चीजें मिलने का इम्कानात है उसको हम अगर कैपिटलाइज करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो तो पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता है। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब, आप क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं मईशत को लेके? जी, सबसे पहले सर ने बड़ी जबरदस्त बात की कि एनर्जी, यस। आपको पता है एक जमाने में आपका फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहलाता था, आज कहाँ पे गई वो सारी की सारी आपकी टेक्सटाइल उठ के चले गई बांग्लादेश में, वियतनाम में, मुख्तलिफ जहाँ पे बिजली मौजूद थी। अभी भी आप देख लें कि आप कि जिस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, हम बिजली की कमी का, अभी गर्मियां नहीं आई हैं तो आप जॉब से वापस आते हैं, पढ़ा के वापस आते हैं, तो आपके लिए लोड शेडिंग जो है वो इंतज़ार कर रही होती है। तो सबसे पहले तो अगर ये हमारा पूरी हो जाती है, बिजली हमारे पास, गैस मिलनी शुरू हो जाती है, हम ईरान से खरीदने, जो पहले हम इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि सैंक्शंस ना हम पे लग जाएं, जो है पाबंदियां लगी हुई थी, अब वो हमें मिलनी शुरू हो जाती है, बिजली की पैदावार के अंदर इजाफा हो जाता है, आपका जो फ्यूल प्राइसेस, तो आप देखेंगे हमारी इकॉनमी एकदम उठेगी। इस वक्त जो हम पे कंस्ट्रेंट्स आ रही हैं वो बेसिकली एनर्जी की वजह से आ रही है, एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से आ रही है। तो मेरे ख्याल में जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है, और ख़ास तौर पे एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि जिस वक्त ये जंग चल रही थी तो प्लानिंग तो यही थी कि अरब ममालिक जिन जहाँ पे ईरान मिसाइल्स फेंक रहा था, जिन अमेरिकन बेसिस में, वहां पे ये शो किया जा रहा था आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया जा रहा है, कि उनको इंस्टिगेट किया जाए कि वो रिटेलिएट करें
और अमेरिकन इजरायली साइड पे बैठ के असला भी बेचें और जो है इंजॉय भी करें जो उस वक्त सिचुएशन चल रही है। लेकिन आपको ये फख्र होगा कि ये हम लोग थे जिन्होंने एटलीस्ट मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 दफा एक बड़े अरब मुल्क को ये इस बात पे कन्विंस किया कि प्लीज डोंट रिटेलिएट वरना आप ट्रैप में आ जाएंगे। सो जो एक मेच्योरिटी का लेवल आपको इस वक्त जो पाकिस्तान की लीडरशिप पे नजर आ रहा है, जो इतने बोल्ड काम कर गई हैं, क्या वो किसी प्लानिंग के बगैर ये की है? तो जाहिर बात है कि आगे कौम के लिए अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरियां भी हैं, इकोनॉमिक भी। बात ये सिंपल सी बात है, हम लोग बड़ी जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। बकौले शायर के थके जो पाऊं तो चल सर के बल, गुले मुराद है मंजिल खार राह में है। तो खार खत्म होने का टाइम इंशाल्लाह जो है वो लग रहा है, जिस डायनामिक तरीके से वी हैव हैंडल्ड द थिंग्स। आपने अगर अच्छा, अगर आपने देखना हो हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं तो इंडिया का मीडिया देख लिया करें। अगर आपको बुरा भला कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आप सीधे रास्ते में हैं। अगर वहां पे आपकी तारीफ हो रही है तो फिर घबरा जाए कि वाकई कोई गलत बात हमसे हो रही है। तो मेरे ख्याल में मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब मैं वहां पे उन जोकर्स को देखता हूँ जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। कुछ वो हैं जो कारगिल वॉर के जो हैं वो कोर्ट मार्शल हैं, जिन्होंने वो बकौल एक इंडियन मेजर साहब के साबन घोल के पी लिया था ताकि पेट खराब हो जाए। तो उनकी बातें सुन के बड़ा मजा आता है। वो ऐसे लगता है कि वो दुनिया फतह करने के लिए पैदा हुए हैं लेकिन टीवी स्क्रीन पे। और मजे की बात ये कि लाहौर पोर्ट तक भी वो पहुंच चुके थे, अब देखें कहाँ कहाँ तक वो पहुंचते हैं। बिल्कुल सही है। मैं साजिद साहब, मैं बिलाल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने नज़र दोबारा भारत पर डलवा दी है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा इस हवाले से कि इतना इररेलेवेंट पूरी दुनिया के लिए भारत, और इतनी आप इसको सुबकी भी कह दीजिए, आप इसको कुछ भी जो है वो कह सकते हैं। और इवन तजिया ये भी दिया जा रहा है कि अमेरिका के 4 सदूर ने कोशिश की कि भारत को बड़ा करीब लाया जाए और ट्रंप जो है वो दिनों के अंदर जो है वो भारत, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत कहाँ नज़र आ रहा है सर आपको? देखिए, ये जो कोशिश की गई भारत को लाने की, अगर आपकी नज़रों से गुजरा हो कोई 2 हफ्ते पहले जब ये मीडिएशन पहले वाली फेज की चल रही थी, जी तो बाकायदा एक इजरायली डेली न्यूज़पेपर्स में जेरूशलम पोस्ट और एक और उनका मुझे उसका नाम याद नहीं है, वहां पे कहलवाया गया एक इजरायली सहाफ़ी से कि पाकिस्तान की जो सालिसी है ये नहीं मानी जाएगी। हाँ, अगर भारत से करवाई जाए, क्योंकि वो फादरलैंड मदरलैंड वाली बात आ जाती है, तो फिर जाके हम उसको मानेंगे। तो आई थिंक वो उसको किसी ने उसके ऊपर कान नहीं धरे। अगर ट्रंप ने कान नहीं धरे, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसने कान नहीं धरे, तो इससे ज्यादा सुबकी क्या हो सकती है। लेकिन जैसे अभी परवेज सुहानी साहब का जिक्र किया, ऐसे सेन लोग भी हैं वहां से, जो ये नहीं कि वो मई से, अगर परवेज सुहानी साहब को सुने, मई पिछले साल मई से पहले से वो भारत को समझाते आ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान को आप इजी ना लें, आप इसके साथ बेहतर है कि अपना हमसाया है वो इसके साथ हालात अच्छे करें। और वैसे भी हम सुन रहे हैं कि पिछले कोई तकरीबन 20-30 दिन से दुनिया भर की जो बर्नों एक्सपोर्ट होके इंडिया जा रही है। तो आई थिंक ये जो आर्या वारिया मेजर है, इस तरह के लोग जो हैं, बख्शी हो गया, मुझे हैरानी होती है कि जनरल बख्शी को, ही इज़ अ वेरी सीनियर ऑफिसर, इतना वो भी इस तरह के बच्चों की आके तरह की बातें। वो जैसे बिलाल साहब ने कहा, मैं तो अब तक ढूंढ रहा हूँ कि लाहौर में बंदरगाह किधर है, हम भी जाके देख लें जिसको इन्होंने तबाह किया था। तो आई थिंक ये सुबकी से बेहतर है कि आप मान लें या कि आप हमारे पड़ोसी हैं, आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। वरना ये होगा कि और 5 साल 10 साल के बाद आपके अंदर से एक और पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, क्लोजिंग पे जाना है मुझे। डॉक्टर नवीद साहब आपका शुक्रिया, बिलाल इफ्तिखार साहब आपका शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह मामला दुनिया भर की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान की तो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।